आपके सोच पर कंट्रोल जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के हर संस्था में प्रचारक, जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आरएसएस को भी यह उम्मीद नहीं रही होगी कि राहुल गांधी उसके बारे में ऐसी बात कहेंगे। आरएसएस को इस बात पर हंसी आ सकती है, आनी भी चाहिए, कि राहुल गांधी के पास अपना वजूद बचाने के लिए जाना पड़ सकता है। राहुल इस बात से उस बात का जवाब दे रहे थे जब देश से कांग्रेस को समाप्त करने की बात आरएसएस के खेमे के एक नेता बहुत शान से कहा करते थे। यह भी देखना चाहिए कि इतिहास में पहली बार एक राजनीतिक दल, मुख्य धारा का राजनीतिक दल जिसका नाम कांग्रेस है और जिसके नेता राहुल गांधी हैं, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आरएसएस से लड़ने के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं। राजनीति के जानकार ही बता सकते हैं कि कांग्रेस के भाषणों में कब इतने विस्तार से आरएसएस को लेकर बात हुई है। राहुल गांधी से पहले इसी रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलकर आरएसएस पर अटैक किया है। अभी तक यही कहा जाता रहा कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में, 2004 से 2014 के बीच आरएसएस लाभ उठाता रहा, छुपकर काम करता रहा, अपने संगठन और संस्थाओं को खड़े करता रहा और इतना फैल गया, यानी जिम्मेदार कांग्रेस है। मगर यह भी देखिए कि उसी कांग्रेस का एक युवा नेता और 84 साल के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आरएसएस को लेकर किस तरह से बात कर रहे हैं। जो लोग बंच ऑफ थॉट्स के बारे में जानते हैं उन्हें ही पता होगा कि राहुल गांधी ने बंच ऑफ जोकर्स का इस्तेमाल क्यों किया। फिर यह भी कहा कि जब आरएसएस पर आक्रमण होगा उसकी रक्षा के लिए आगे आएंगे, क्योंकि हर तरह की विचारधारा होनी चाहिए। रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर जिस तरह से अपनी बात रखी है उसे आरएसएस तो याद रखेगा ही, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लंबे समय तक भुला नहीं पाएंगे। Frankly, I must tell you, a lot of people in India, and this is something that has disturbed me, a lot of people in India have been behaving like cowards. So many people. They've been behaving like cowards against this cowardly force. Now I can understand if you are fighting the British Empire and suddenly you say, I'm feeling a bit scared. But you're fighting a bunch of jokers. How can you feel scared? Please understand, you're literally fighting a bunch of jokers, clowns, right? Who have no idea about our philosophy, no idea about our history, right? They're a bunch of clowns. Now, I couldn't say this. I can naturally say this about my friends in the RSS. It's obvious to me. In fact, it's obvious to most people that these people have no understanding of India. Right? बंच ऑफ थॉट्स बनाम बंच ऑफ जोकर्स। राहुल ने कहा है जो लोग आज के भारत को नहीं समझ सकते वो 3000 साल पहले के भारत को भी नहीं समझ सकते। राहुल गांधी यहां गंभीर रूप से वैचारिक लाइन ले रहे हैं। आरएसएस और हिंदुत्व की राजनीति अपनी पहचान का आधार 3000 साल के पहले के भारत में खोजती रहती है, गर्व वाले आइटम की तलाश करती रहती है। राहुल उसी आधार पर पहुंचकर प्रहार कर रहे हैं कि आप 3000 साल पहले के भारत को भी नहीं समझते हैं। एक नेता जिसे भारत की राजनीति में 2014 के बाद से लेकर लंबे समय तक हल्का समझा गया, वही नेता पॉलिटिक्स में विचारधारा की टाइमलाइन को अपने नजरिए से चैलेंज कर रहा है। राहुल गांधी की नजर में आरएसएस क्या है? आज उन्होंने बता दिया कि वे आरएसएस को किस तरह समझते हैं।
यहां एक बात याद रखने की जरूरत है। 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया, तो कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने पूछ दिया, इस सबसे बड़े एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से कुछ दिन पहले यानी आज 13 अगस्त को आरएसएस के बारे में जो कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद लाल किले की प्राचीर से बोलते समय यह बात किसी न किसी रूप में याद रहेगी। देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। रचनात्मक कांग्रेस की सभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस के बनाए उस डर के ऑर्डर का ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस चाहता है कि उसके आदेश पर यह देश एक टांग पर खड़ा रह जाए। कुछ कायर और डरपोक लोग उसके एक इशारे पर डर से खड़े भी रहे, मगर उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। अब बदलाव यह आया है कि ऐसे लोग बोलना सीख गए हैं। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इस डर को भगाने की भाषा उन लोगों को मिल गई है। आइए संदीप, से फिर से आपको डिस्टर्ब करता हूं। अब आप मुझे एक ऑर्डर दीजिए। हाँ, नहीं, आप एक ऑर्डर दे, एक ऑर्डर दे दीजिए मुझे, कोई भी ऑर्डर। ये क्यों किया मैंने, एक ही कारण है, क्योंकि मैं डर गया। अगर मैं ऑर्डर से डर गया, ऑर्डर देने वाले से डर गया, तो मैं अपने एक्सप्रेशन को बंद कर दूंगा। अगर नहीं डरा, क्यों मैं बंद नहीं करूंगा। मैं अंदर अपने एक्सप्रेशन को, मतलब अंदर से गाली दूंगा कि भैया मुझे, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर आप ब्रिटिश साम्राज्य जैसी ताकतवर संस्था से लड़ रहे हैं, उससे लड़ते हुए डर लग जाए तो उस डर को समझा जा सकता है, लेकिन बंच ऑफ जोकर्स से लड़ते समय किसी को डर कैसे लग सकता है। आरएसएस को बंच ऑफ जोकर्स की कतार में उन्होंने खड़ा कर दिया। बल्कि अगर आरएसएस इस बात पर जवाब देने चलेगा तो वह राहुल गांधी की चाल में फंसता जाएगा। वह खुद को पर्दे के पीछे से पर्दे के आगे ले आएगा और राजनीति के फ्रंट पर खड़ा हो जाएगा। आरएसएस पर्दे के पीछे छिपकर काम करता है। राहुल उसी पर्दे को हटाकर उसे फ्रंट पर लाना चाहते हैं। आरएसएस को लेकर जो शामियाना ताना गया है, राहुल गांधी ने उसमें छेद करना शुरू कर दिया है। हिंदी में बोलूं, मेरा कहना है आरएसएस क्या था। आरएसएस जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की ये बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी। उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया। वो तो सब मर गए। आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की। कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी। फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी। इट्स ऑब्वियस। आरएसएस as original force is dead. We are not fighting. They're finished. They're gone. Now, RSS is an instrument of large capital. They are servants of Mr. Adani, just like Mr. Modi is servant of Mr. Adani. Now, what is our problem? Our problem, which has now to a great extent been resolved. राहुल बता रहे हैं कि आरएसएस पूंजीवाद का एक छोटा सा औजार बनकर रह गया है, बड़े कॉरपोरेट का औजार। आरएसएस की यह सच्चाई नहीं है तो क्या है, इस पर भी बहस होनी चाहिए।
आरएसएस को भी बताना चाहिए कि 2014 के बाद स्वदेशी जागरण जैसी संस्थाओं का क्या हुआ। कभी यह बात सुनाई देती है कि आरएसएस एकाधिकार के खिलाफ बोलने लगा है। एक ही कंपनी को हर राज्य में खदानें मिल रही हैं, एयरपोर्ट मिलता जा रहा है, आरएसएस चुप है। मीडिया पर भी कुछ ही कंपनियों का कब्जा होता जा रहा है। इसे लेकर आरएसएस ने क्या बोला है एकाधिकार के खिलाफ? अगर आप एकाधिकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं तो जाहिर है आप उस पूंजीवाद के कारखाने में छोटे से पुर्जे बनकर रह गए हैं। आरएसएस को लगता रहा है कि उसकी आलोचना इस फ्रेमवर्क में कभी नहीं होगी, क्योंकि वह पर्दे के पीछे रहता है, राजतंत्र से दूर रहता है। राहुल गांधी मोदी सरकार की आलोचना में अब तक अदानी अंबानी के फ्रेमवर्क का ही इस्तेमाल करते रहे हैं, मगर राहुल ने अब उसमें आरएसएस को भी जोड़ लिया है। अभी तक आरएसएस को हिंदुत्व के फ्रेमवर्क में दिखाया जाता रहा है, उसी फ्रेमवर्क में उसकी तारीफ होती है, उसकी आलोचना होती है। राहुल गांधी ने बड़े कॉरपोरेट के औजार के फ्रेमवर्क में आरएसएस को एक पुर्जे की तरफ फिट कर दिया है। 8 अगस्त को जब राहुल गांधी ने छात्रों के बीच अदानी, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मोहन भागवत की तस्वीर दिखाई और बताया कि कैसे यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पदों पर आरएसएस के लोगों को बिठा दिया गया है, उस वक्त उस थोड़ी देर के लिए छात्रों का जोश ज्यादा हो गया। मगर राजनीतिक जानकारों ने इस पर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया कि किसी राजनीतिक दल के मंच पर मोहन भागवत की इस तरह तस्वीर पिछले कई दशकों में कब दिखाई गई थी। जो आरएसएस बीजेपी के पीछे रहकर चलता है, राहुल गांधी ने उसके प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीर अदानी, अंबानी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ अपने मंच पर लगा दी। राहुल गांधी इस डर से अब आजाद हो चुके हैं कि संघ के कार्यकर्ता उनकी पार्टी को चुनाव में हरवा देंगे, कांग्रेस को तोड़ दिया जाएगा, राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष का पद चला जाएगा, या उनकी सदस्यता चली जाएगी और जेल भेज दिए जाएंगे, या उनका मकान खाली हो जाएगा। राहुल गांधी अब आरएसएस को लेकर काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। कांग्रेस केवल आरएसएस से लड़ने की बात नहीं करती, बल्कि आरएसएस के चीफ का फोटो भी लगाती है, उसे भी अपना एक बड़ा विरोधी मानने लगी है। और तीसरा, आपके सोच पर कंट्रोल जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक, सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अदानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया, इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया, इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट जला दी। संसद परिसर में राहुल गांधी ने पत्रकारों को चूहा कह दिया। शायद यह बात बुरी लगी। राहुल गांधी ने आज रचनात्मक कांग्रेस के भाषण में उसमें संशोधन किया। उन्होंने कहा कि वे समझते हैं कि मीडिया में काम करने वालों की मजबूरी है, नौकरी है, घर चलाना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है देश की भावना। यह भी एक चीज होती है। और इसी बहाने राहुल ने कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। इनका भी एक्सप्रेशन मैं समझता हूं कि आपको अपने बच्चों की स्कूलिंग करानी है, फ्यूचर बनाना है, but there is also something known as national spirit. What is national spirit? National spirit is we are not going to allow a bunch of clowns to create order over us. Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि
आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे जिस रियलिटी हकीकत की बात कर रहे हैं उनके अनुसार अब देश वैसा नहीं रहा जैसा 2014 के बाद से बनाने की कोशिश की गई कि 3 ही लोग बोलेंगे और बाकी लोग चुपचाप सुनेंगे, सहमे रहेंगे, डर जाएंगे मगर बोलेंगे नहीं। यह सब बदलने लगा है, जनता बोलने लगी है। हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो आपके दिल में आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी और को नहीं दबा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो आप सिख हो तो आप गुरु नानक की बात नहीं कर सकते, आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, आप जैन हो तो आप महावीर जी की बात नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप शिव की बात नहीं कर सकते। नहीं, जिसको जो बात करनी है, जो भी जिसके भी दिल में है उसको बोलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे, बात अच्छी नहीं लगी तो फिर कहेंगे उससे कि भैया देखो ये आपने जो बोला है ना, ये इसने मूड खराब कर दिया, इसको आप दूसरे तरीके से, पहले बोलेंगे इसको आप दूसरे तरीके से बोलिए, प्यार से बोलिए। तो जब देश में एक्सप्रेशन बाहर निकलेगा तो देश की ऊर्जा, देश की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी दुनिया को दिखाई देगी। ये क्या कर रहे हैं? ये देश पर एक्सप्रेशन को मार रहे हैं और आप बिलीव नहीं कर सकते इनके साथ हुआ क्या, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हुआ क्या इनके साथ। राहुल ने कहा कि अब देश की जनता के सामने आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी का नैरेटिव नहीं टिकने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह जो खुद को सुपर शक्तिशाली बताया करते थे, 20 दिनों से संसद में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब यह खबर फैल गई कि आजादी के बाद से यह पहला सत्र हो जाएगा जब पूरे सत्र के दौरान प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सदन में नहीं होंगे, तो आज दोनों ही लोकसभा में हाजिर नजर आए। वंदे मातरम का ऐतिहासिक गान हुआ और उसके तुरंत बाद स्पीकर ने ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। भले ही इतिहास में यह छोटा सा रिकॉर्ड बनने से रह गया कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पूरे सत्र के दौरान सदन में नहीं आए, लेकिन देश की जनता जानती है कि दोनों वाकई नहीं आए और आखिरी दिन वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होकर इस बात से बच नहीं सकते। जब सदन में आ ही गए थे तो गृहमंत्री को बयान तो दे ही देना था, दिल्ली में गोली चलाने के आदेश किसने दिए? Our job is very simple and we can drive them crazy. इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार, Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है, गया।
और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा ये। पिछले एक महीने से प्रधानमंत्री मोदी का कौन सा भाषण आपको याद आता है? उनकी कौन सी बात जहन में ठहर गई है? राहुल गांधी ने डर के ढांचे को लेकर विस्तार से बताया और समझाया कि डरने की जरूरत नहीं, तब जब जनता इस डर से आजाद हो चुकी है। राहुल गांधी अभी तक खुद को आर्थिक मुद्दों तक सीमित रखते थे, वैचारिक मुद्दों की तरफ कम जाते थे, डरो मत या मोहब्बत की दुकान की बात जरूर करते थे, मगर सीमित रूप में, नारों के रूप में। आरएसएस को लेकर उन्होंने पहले भी बात की है, ऐसी बात नहीं है, लोकसभा के भीतर भी कही है, लेकिन उनकी नजर में आरएसएस क्या है, उसका ढांचा क्या है, उसकी सोच क्या है, लगता है पहली बार उन्होंने इस तरह से विस्तार से बात की है। राहुल गांधी अपनी लड़ाई का मकसद तैयार कर चुके हैं। भारत की राजनीति दिलचस्प दौर में प्रवेश हो चुकी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।